हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपका वेलकम करते हैं बिगिनर सीरीज में और आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फिजिक्स ट्रेनमेंट में। दोस्तों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम यूजेस ऑफ डायमेंशन का थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट हम देखने वाले हैं और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके थ्रू हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उनके बीच के रिलेशन को निकाल सकते हैं कि उनका रिलेशन कैसा है आपस का। तो ये बहुत अमेजिंग बात है, आखिर ये कैसे हम कर सकते हैं। तो डायमेंशन का यूज़ करते हुए सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, थर्ड यूज़ के लिए यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिखा हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका थर्ड यूज़ है कि हम डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बिटवीन का जो रिलेशन होता है उसको हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि हमारा जो डिपेंडेंस है एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद दूसरी चीज़ कि ये जो डिपेंडेंस होना चाहिए प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। ओके, यानी उसमें कोई सेपरेट टर्म्स नहीं होना, प्लस माइनस की इस तरह की टर्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट टाइप में होना है। तो इसके अंदर कोई सेपरेट टर्म नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस की, बल्कि इसके अंदर जो टर्म्स होनी चाहिए, इसके अंदर जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। चलिए कैसे, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हम सभी जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए वो है लेंथ अपॉन टाइम। ओके, तो यहां पर स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, हम देखते हैं कि लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती है अभी तक जो हमको मालूम है। अब देखो, ऐसे समझो कि हमको ये चीज़ें नहीं मालूम है कि ये इस तरीके से इनका रिलेशन है बीच का। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पीड दी है और स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है लेंथ और टाइम पर। अब ये रिलेशन हम जानते हैं। सपोज करो कि रिलेशन हमको नहीं मालूम है, हमको सिर्फ इतना पता है कि स्पीड दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, एक है लेंथ और दूसरी टाइम। तो आखिर इस इंफॉर्मेशन की बेस पर डायमेंशन का यूज करते हुए हम कैसे रिलेशन तक पहुंच सकते हैं, चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो यहां पर हमको दिया है स्पीड और ये डिपेंड करती है लेंथ और टाइम पे। देखिए, डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। अगर यहां पर डिपेंडेंस प्लस वाला होता तो यहां पर ये मेथड काम नहीं करता। ओके, ये फर्क, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो हम जो कंसिडर कर रहे हैं यहां पर, इसको हम प्रोडक्ट टाइप में कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर हम इनके डायमेंशंस अगर ले ले, इनके डायमेंशंस, ठीक है। अब देखो, ये रिलेशन के अंदर हमको नहीं पता है कि ये डिपेंडेंस कैसा है, मतलब टाइम नीचे है या ऊपर है। ओके, लेंथ ऊपर है या नीचे, या दोनों साथ में इस तरीके से बस मल्टीप्लाई है एक दूसरे को, यानी स्पीड का फॉर्मूला ये है। तो हमको नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायमेंशन में हम पावर के साथ ही ऑलमोस्ट सब कुछ करते हैं। पावर्स मेन होती है डायमेंशन में, क्योंकि पावर ही डायमेंशन है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि इसका डायमेंशन जो है वो ए है, जो हमको मालूम नहीं है, और इसका डायमेंशन बी है। तो अगर इनकी वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी तो हमको इनके डायमेंशन मालूम पड़ जाएंगे। ओके, तो इनके डायमेंशन जैसे ही मालूम पड़ेंगे हम वो रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। चलिए कैसे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर स्पीड का डायमेंशन हम जानते हैं। स्पीड का डायमेंशन जो होता है एल टी की पावर -1। ओके, यहां पर अगर m लिखूं मैं तो m⁻�0, क्योंकि m⁻�0 बोले तो 1 रहता है, लिखे नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको आपको समझाने के लिए मैं इसे लिख रहा हूं। अब यहां पर लेंथ का जो डायमेंशन होता है l होता है, ये बात हम जानते हैं, और इसकी पावर वैसी की वैसी लिखेंगे। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर टाइम का डायमेंशन जो है वो t होता है और इसकी पावर वैसी लिखेंगे। अब देखो गौर से, यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है, तो जहाँ पर बेस सेम होता है हम क्या करते हैं, उनकी पावर को इक्वेट करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं। कैसे, गौर से देखते जाइए। यहाँ पर l की पावर क्या है, l की पावर है 1। ओके, इक्वेटिंग द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो यहां पर हम जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी पावर को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। अब गौर से देखो, यहां पर m⁻�0 है, इधर कोई m की टर्म तो नहीं है, तो यहां पर हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर l है, इधर भी l है, इसके यहां पर l की पावर हम देखेंगे तो l की पावर यहां पर 1 है और यहां पर l की पावर जो है वो a है। तो इनकी पावर को हम क्या करेंगे, इनकी पावर को कंपेयर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर a बराबर हो गया किसके, 1 के।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर a की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए टाइम, यहाँ पर टाइम की पावर हम देखेंगे तो वो -1 है। टाइम का डायमेंशन हम देखेंगे -1 है। यहाँ पर टाइम का डायमेंशन b है, तो इसका मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई -1। अब जस्ट यहाँ पर इनके पावर की जो दिए हुए a और b, यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो। अब वैल्यूज पुट करते थे हमको ये रिलेशन मिल जाएगा। देखो गौर से देखते जाइए, यहाँ पर हो गया स्पीड का डायमेंशन हो गया l, t की पावर -1, यहाँ पर l है और a की वैल्यू हमने निकाले वो है 1, ये a की वैल्यू निकाले हमने, इसकी पावर a है तो ये हो गया 1, और यहाँ पर टाइम के जो पावर टाइम की पावर है b, इसकी वैल्यू जो हमने निकाले वो है -1। तो देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, अगर ये जो पावर हमने a और b के निकाले हैं, अगर इसको हम इसमें इक्वेट कर दे तो क्या हो जाएगा, स्पीड को मैं लिख रहा हूँ s इज इक्वल्स टू, ये है लेंथ की पावर है 1, जो कि हम नहीं लिखने वाले, और यहाँ पर टाइम की पावर है -1। अब -1 का मतलब ये होता है कि ये नीचे है, हमने इसको ऊपर लेके गए तो इसकी पावर हो गई -1। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, लेंथ अपॉन टाइम। तो देखो हमको सिर्फ पता था कि यहाँ पर इसका जो डिपेंडेंस है 2 फिजिकल क्वांटिटीज पर है और वो प्रोडक्ट टाइप का है, तो हमने इसकी बेस पर रिलेशन निकाल ली, है ना अमेजिंग चीज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसकी और आगे एग्जांपल देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इस पर बेस्ड होते हैं नीट और JEE में। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप रेडी है, उम्मीद है कि आप सभी रेडी होंगे और आप पेन कॉपी के साथ हेडफोन अपने कानों में डाले हुए, ये सब कुछ आप इस तरीके से रेडी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पर हमको दिए है और NCERT की बुक में भी आपके है और डिफरेंट बुक्स के अंदर भी आपको मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिया है, कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब attached to a string that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, mass of the bob and acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using methods of dimension. Using the method of dimensions. तो यहाँ पर हमको जस्ट एक बॉब दिया है, मतलब पेंडुलम समझ लो, वो एक स्ट्रिंग से अटैच है और यहाँ पर ये जो मतलब यहां से ये ऑसिलेट हो रहा है, इधर ऑसिलेट हो रहा है, इधर ऑसिलेट हो रहा है, ओके, झूल रहा है। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि ये जो झूलने का उसका टाइम पीरियड है, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी है? एक उसकी लेंथ है, ठीक है, और दूसरा यहां पर इसकी मास है, जो इसकी मास है पजेस करता है, इस पर डिपेंड करती है, और तीसरा है जो ग्रेविटी की फोर्स है इस पर जो काम कर रही है, इस पर डिपेंड करता है। देखो फिजिक्स सिंपल ही है, जो चीज़ हम देखते हैं बस उसी के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा कि हमको इसका टाइम पीरियड निकालना था, तो हमने थोड़ा लॉजिक लगाया यहाँ पर, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है, t इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड का जो रिलेशन है दूसरी क्वांटिटीज से, उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड करता है दूसरों पर, तो यहां पर वो डिपेंड कर रहा है किस पर? लेंथ पर, ओके, यहां पर वो डिपेंड कर रहा है किस पर? मास पर, और यहां पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g, ओके। तो ये 3 चीजों पर वो डिपेंड कर रहा है। अब इसके बीच का हमको रिलेशन नहीं मालूम है, तो हम इनकी पावर को लिख लेते हैं a और इसकी पावर को लिख लेते हैं b और g की पावर को लिख लेते हैं c। अब t इज इक्वल्स टू k l रेस टू a इंटू m रेस टू b इंटू g रेस टू c। यहां पर k ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो यहां पर एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये तो डायमेंशनलेस है और यहां पर इसकी वैल्यू हम मेथड के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड को यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, ये कहीं आपको प्रैक्टिकल उसके थ्रू मालूम पड़ती है। तो आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू, और ये डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं इस एक्सप्रेशन में k को निकाल देता हूं, इसको लास्ट पे हम लिखेंगे या फिर इसको रहने देते हैं और इस पूरी टर्म को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब देखो यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज दी है
उसके हम डायमेंशन लिखते हैं और डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। तो सीधी सी बात है, टाइम का यहाँ पर जो डायमेंशन है हम जानते हैं वो टी होता है, ठीक है। यहां पर लेंथ का जो डायमेंशन होता है, लेंथ का डायमेंशन जो होता है वो होता है एल, ठीक है। यहां पर मास का डायमेंशन हम जानते हैं, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया हो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वहां पर जाइए, प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आइए। तो ये एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का, उसका डायमेंशन सेम आने वाला है। तो यहां पर जी का जो डायमेंशन होगा एल टी के पावर -2, ठीक है। अब देखो ये टी का डायमेंशन में निकाल लिए, एल का निकाले, एम का निकाले और जी का निकाले, बस इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं। चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर मैंने डाला इनके डायमेंशन हम लिखेंगे t इज इक्वल्स टू, ठीक है, इनके डायमेंशन यहां पर t इज इक्वल्स टू, ये के यहां पर डायमेंशन लेते हैं तो हम इसको यहां पर नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहां पर l का डायमेंशन जो है यहां पर हमने l लिखे, इनकी पावर a रहने वाली है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि डिपेंडेंस मतलब ये रिलेशन के अंदर ये कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, रूट में आएंगे, किधर आएंगे हमको नहीं मालूम है। अब यहां पर मास है तो मास का मैंने डायमेंशन लिखा m और इसकी पावर वैसी रहेगी b। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशन हमारा है एल टी की पावर -2 और इसके जो पावर है वो है c। ओके, चलिए इधर आ जाइए। अब देखो सॉल्व करने से पहले इनको हम देखते हैं, पहले अंदर वाली, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये डायमेंशन हमने लिखे लेफ्ट हैंड साइड का वैसी की वैसी लिखे, ये एल की पावर ए हो गई यहाँ पर हमारे लिए आसान समझना, ठीक है, एल की पावर ए। अब देखो ये है एल इधर भी है, एल इधर भी है, तो यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल की पावर यहाँ पर सी हो जाएगी, तो बेस सेम इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, तो हम लिख लेंगे ए प्लस सी। अब आगे बढ़िए, यहां पर मास है तो कहीं दूसरी है कि मास हमको नहीं मिल रही है, तो हम मास को यहां पर m की पावर b लिख लेंगे। ओके, अब आगे देखिए, यहां पर टाइम मिल रहा है हमको और टाइम के लिए कोई दूसरी टर्म नहीं है, तो यहां पर -2 है, ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के बाहर जो c है उससे, तो ये हो जाएगा t की पावर -2c। तो हमने यहाँ पर अब इनके डायमेंशन को लिख लिया है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन है उनको राइट हैंड साइड के डायमेंशन से हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द डायमेंशंस, तो यहां पर देखिए ये L है, इधर L के लिए कोई टर्म है, कोई भी टर्म नहीं है, ऐसा समझो यहाँ पर L की पावर 0 है, ठीक है, आपके लिए मैं लिख रहा हूं ये m की पावर 0, L की पावर 0, तो यहां पर a प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ओके, अब यहां पर देखो m की पावर b है, तो यहां पर m की पावर क्या है, 0, तो b बराबर हो गया किसके, 0 के। अब इधर आइए, यहां पर t की पावर -2c है और यहां पर 1 है, तो यहां पर -2c इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब c की वैल्यू जो हमको मिलने वाली है 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -1/2, ये इसकी पावर हमको मिल गई। अब देखो यहाँ पर a प्लस सी है, तो यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2, c की वैल्यू जो हमने निकाली इसको पुट करें यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0। अब a इज इक्वल्स टू ये 1/2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई 1/2, b की वैल्यू 0। देखो तीनों वैल्यूज हमने निकाली। अब पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन, ये वैल्यूज हमको दिए हैं इक्वेशन 1 के अंदर, हम इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 जो हमको दिए है इसके अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं t इज इक्वल्स टू, ये k को वैसे ही रहने देंगे। अब देखो l की पावर यहाँ पर a है, तो l और यहाँ पर a की वैल्यू जो हमने निकाले वो है 1/2 इनटू यहाँ पर मास की m है, m की पावर b है, ओके, m की पावर b है और b की वैल्यू हमने निकाले 0। अब c की पावर यहाँ पर -1/2 है, तो यहाँ सॉरी g की पावर c है और c की वैल्यू हमने निकाले -1/2। देखो हमको रिलेशन मिल गया बहुत इजीली, t इज इक्वल्स टू,
अब यहां पर देखो ये एल रेस टू 1/2 है, इसका मतलब ये है कि ये रूट के अंदर जाएगा, एल किसकी पावर 1/2 हो तो इसका मतलब वो रूट के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल। अब देखो यहां पर जी की पावर -1/2 है, तो इसका मतलब है कि ये भी रूट में आएगा लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी। तो ये आपको रिलेशन यहां पर मिल गया के अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, तो देखो ये रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हमने ये फाइंड आउट, ये रिलेशन डिराइव किए। शुरुआत में हमको क्या लग रहा था कि इसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन जब हमने यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किए तो हमें पता चला कि ये सिर्फ 2 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, एक है लेंथ और दूसरी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये रिलेशन रिड्यूस करना ये बहुत इजी कर देता है, तो इससे आपको क्लैरिटी आ जाती है कि हमारी क्वांटिटीज किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी या फिर उनके बीच का रिलेशन कैसे रहने वाला है। ओके, तो ये एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप इसे लिख लीजिए, हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी एग्जांपल हमको दिए, सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल में डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस आर ऑफ द सर्कल। डिराइव द फॉर्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। देखिए अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं समझते अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जो चीज़ जाननी की वो ये है कि ये एक क्वांटिटी हमको दी हुई फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो हमको इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जस्ट इसको लिख लीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू, अब मैं प्रोपोर्शनलिटी नहीं लिख रहा हूँ बल्कि डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑलरेडी लिखेंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये फोर्स एफ कितनी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो वो ये डिपेंड करती है मास पर, तो मास का यहाँ पर हमने लिखे सिंबल, ठीक है। ये डिपेंड करती है किस पर, वेलोसिटी पर, और ये डिपेंड करती है रेडियस आर पर, ठीक है। अब अगर इनके बीच का रिलेशन हमको नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देंगे ए, इसकी वैल्यू बी और इसकी वैल्यू सी। आप एक्स वाई जेड अपने हिसाब से जो भी वेरिएबल हो सकते हो दे सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए तो फिर अब फाइंड आउट करते हैं कि इनके बीच का रिलेशन कैसा है। ये इस पर तीनों क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो हम इनके डायमेंशन लिखते हैं। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन जो हमको दिया है हम जानते हैं कि ml की पावर -2, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे। मास की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल M होती है, यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे, इनकी पावर वैसे की वैसे रहने देंगे। वेलोसिटी जो डायमेंशन होती है वो होती है L(t)⁻⁻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 
अब रेडियस जो हमको दिया है ये, इसको हम लेंथ में मेजर करते हैं तो इसका डायमेंशन हो गया l, ठीक है, और इसकी पावर हो गई c। अब देखो यहाँ पर इसको वैसे लिख लो ml की पावर -2, ओके। अब यहाँ पर m के साथ कोई टर्म नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो हम m⁴ लिखेंगे, ठीक है, n की पावर a। अब l यहाँ पर भी है तो बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर इसकी पावर b है और यहाँ पर इसकी पावर c है, तो b + c हो जाएगा। अब यहाँ पर t को हम देखेंगे, इसकी पावर यहाँ पर -b है और यहाँ पर नहीं है कुछ भी, तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। चलिए अब देखो ये साइड और ये साइड चूंकि डायमेंशन है तो ये बराबर रहने चाहिए, आइडेंटिकल रहने चाहिए, ठीक है, तो इसको हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द डायमेंशंस। ठीक है, तो अब वो जो इक्वेशन हमको गिवन है उसके डायमेंशन को हम इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो m के पास m यहाँ पर और यहाँ पर भी m है, यहाँ पर इसका डायमेंशन 1 है और यहाँ पर इसका डायमेंशन a है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1 के। a की वैल्यू हमको मिल गई, a = 1 हो गया। अब यहाँ पर l देखो, l की पावर 1 है और यहाँ पर b + c है, यहाँ पर l की पावर b + c है, तो यहाँ पर b + c ये बराबर हो गया 1 के, ठीक है। अब यहाँ पर आइए t की पावर -2 और यहाँ पर t की पावर -b है, तो यहाँ पर -b = -2 हो जाएगा।
माइनस माइनस साइन यहाँ पर हट जाएंगे तो b इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब देखो b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, हमको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b प्लस c है तो यहाँ पर b की वैल्यू हमको मिल गई, हम इसको पुट कर देंगे। सिंपल अलजेब्रा यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, बस वेरिएबल्स को हम जो है तो फाइंड आउट करने के लिए एक वैल्यू दूसरे में पुट करते हैं, एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डालते हैं, बस यही सब कुछ करना है आपको यहाँ पर। तो इसको हम डालेंगे 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। अब c इज इक्वल्स टू 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और अल्टीमेटली हमको मिलेगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहने वाला है। अब m की पावर a है तो यहाँ पर हम लिखेंगे m रेस टू a की वैल्यू हमको क्या मिली, 1 मिली, तो 1 को हम नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है गौर से देखो, वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी की पावर b है तो b की वैल्यू हमने निकाले, b की वैल्यू 2 है तो m, यहाँ पर v की पावर b है और b की वैल्यू हमने निकाले वो है v की पावर 2 क्योंकि b की वैल्यू 2 है यहाँ पर। अब यहाँ पर आइए r जो हमको रेडियस दिया है इसकी पावर है c और c हमने निकाले -1, तो ये हो जाएगा r की पावर नेगेटिव। तो ये रिलेशन हमको मिल गया। अब इसको और प्रॉपर फॉर्म में आपको लिखना है तो f इज इक्वल्स टू k m v स्क्वायर, इसकी पावर -1 है तो ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा r। तो ये आपने रिलेशन यहाँ पर निकाल लिए। देखो कितना सिंपल हो गया। तो ये बहुत हेल्पफुल है और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, आपको क्या करना पड़ता है, वो क्वांटिटी के वेरिएबल x y z या ABC में लिख देने पड़ते हैं। उसके बाद उनके जो सेम बेसिस होते हैं उस पर कंपेयर कर दो, वैल्यू पुट कर दो और आपको रिलेशन मिल जाता है। सिंपल, बस ये ट्रिक आपको यूज करनी है बार बार। यहाँ पर ये k जो है तो इसकी वैल्यू 1 है, हमको ये प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चली। तो यहाँ पर f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मेथड डायमेंशनल मेथड के थ्रू नहीं मालूम पड़ी है, ये हमको बाहर से मालूम पड़ी। तो ये हो जाएगा mv²/r। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल जो अभी तक मैंने करा उसी टाइप की एग्जांपल है, ये आपको होमवर्क में, ये आपको खुद से करने की है, मैं नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट विद अ पीरियड t प्रोपोर्शनल टू p⁴a d⁴b e⁻c where p is the static pressure, d is the density of water and E is the total energy of the explosion. Find the values of A, B, C. तो गैस बबल का जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है ये वैल्यू के, यहाँ पर तो आपको दे भी दिया उसने डायरेक्ट। तो T इज इक्वल्स टू K p⁴a d⁻b और e⁻c। अब यहाँ पर P आपको प्रेशर दिया है, प्रेशर का जो डायमेंशन आप जानते हैं, डेंसिटी का आप डायमेंशन आप जानते हैं, इसके अलावा एनर्जी का आप डायमेंशन हम जानते हैं। जस्ट यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो डायमेंशंस की और आपको जो सेम हम मेथड फॉलो कर रहे हैं उस पर तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वो इजी एग्जांपल है, इसलिए आप इसको खुद से करें। सो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2004 नीट का क्वेश्चन है, तो देखते क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमके चलते चलो क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। इफ द एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड फोर्स F बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशन ऑफ मास विल बी। तो यहाँ पर हमने एनर्जी E, वेलोसिटी V और फोर्स F को एक फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर किए हुए हैं जो ओके। तो यहाँ पर हमको ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हमें मास का डायमेंशन निकालना है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे मास का डायमेंशन अगर निकालना है तो m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका एनर्जी E, इसकी पावर हम कंसिडर करेंगे x, ओके, वेलोसिटी V इसकी पावर कंसिडर करेंगे b और इसकी पावर कंसिडर करेंगे y और फोर्स की डायमेंशन हम कंसिडर करेंगे z। ठीक है, तो यहां पर इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसके डायमेंशन जो हम देखेंगे यहाँ पर तो m⁻1 l⁻0 t⁻0। ठीक है, ये मास के डायमेंशन हो गए। मास इज इक्वल्स टू, अब देखेंगे हम कि एनर्जी का हम डायमेंशन पता है हमको m l की पावर 2 t की पावर -2 और यहाँ पर इसकी पावर जो हमको दी है वो x दी है। इसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी, इसकी पावर होती है lt की पावर -1 और ये बाहर लिखेंगे y। अब फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं m l t की पावर -2, इसका डायमेंशन है z।
ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इनके जो बेसिस सेम है उनकी पावर को हम ऐड करते जाएंगे। तो चलो लिखते हैं इसको m रेस टू 1 रेस टू 0 t रेस टू 0 इज इक्वल्स टू, देखिए m यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर m की पावर x है और यहाँ पर m की पावर प्लस z हो जाएंगे। ठीक है, l यहाँ पर है तो l की पावर 2x है और यहाँ पर l की पावर प्लस y और यहाँ पर l की पावर प्लस z। ठीक है, सिमिलरली t यहाँ पर है, t की पावर नेगेटिव 2x, यहाँ पर नेगेटिव y और यहाँ पर नेगेटिव 2z। ठीक है, अब हमको मिल गया, हम इनकी पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि m की पावर और m की पावर, ये x प्लस z इज इक्वल्स टू 1, देखिए यहाँ पर। ठीक है, हाँ, l की पावर यहाँ पर इसके बराबर है 0 के, तो यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू, ये भी 0 के बराबर है। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते जाते हैं, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस जेड, इस वैल्यू को ध्यान में रखें। अब यहाँ पर इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ताकि हम इसको हमको ये x, y और z की वैल्यूज हमको मिल सके जो हमने यहाँ पर ऊपर पुट की है। ठीक है, तो ये बेसिक अलजेब्रा जो हम जानते हैं, इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन या फिर सब्सट्रैक्शन एडिशन के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम चलिए, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है तो उसके थ्रू मैं सॉल्व करना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर मैं 2x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है z के टर्म में लिखूंगा ताकि मुझे y मिल सके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 इंटू 1 माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 1 द 2 और ये हो जाएगा माइनस 2z प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए माइनस 2z और प्लस z, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2 माइनस z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है z के टर्म में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा z इधर है तो ये z इधर है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये z माइनस 2। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को भी ध्यान में रखें। मैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व करना पसंद करता हूँ इसलिए मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ, आप दूसरे मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। z की टर्म में हम हर टर्म को लिखेंगे यहाँ पर, तो देखो माइनस 2x है, अब x की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस जेड। क्लियर है? ठीक है, माइनस y, यहाँ पर y की वैल्यू हमको दी है, माइनस को बाहर लिखेंगे z माइनस 2। ठीक है, अब माइनस 2z को वैसी की वैसी रहने दे, माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते जाए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2z। ओके, ये हो जाएगा माइनस z और ये है प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 और ये माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। अब देखो सब z के टर्म में, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस 2 और ये प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगी, मतलब ये बचेगी नहीं यहाँ पर। अब बचा है 2z माइनस z और ये माइनस 2z, तो ये हो जाएगा 2z माइनस z माइनस 2z, तो ये हो जाएगा माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2z माइनस 3z बोले तो माइनस z, यहाँ पर माइनस z इज इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू हमको क्या मिली, z की वैल्यू हमको मिली 0। अब देखो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस z है, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू z की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 1। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू मिलेगी 1। माइनस 0 तो हम नहीं लिखेंगे इसलिए हम नहीं लिख रहे, यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू देखो z माइनस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर z की वैल्यू हमको क्या मिली 0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2 बचने वाला है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये जो x, y और z हमको मिला, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट दीज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो m इज इक्वल्स टू e की पावर, x की वैल्यू क्या मिली हमको 1 मिली। ठीक है, v की वैल्यू मतलब v की पावर y है, तो y की वैल्यू क्या मिली हमको यहाँ पर 2 मिली। अब फोर्स की पावर z है, z की पावर क्या मिली हमको यहाँ पर f की पावर z है। अब f की पावर z है तो हमको इसकी वैल्यू मिली 0।
ठीक है, तो m इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, e, और v की पावर यहाँ पर, ये v की पावर यहाँ पर हमको है, देखो -2 है, मैं लिखना भूल गए थे, -2, ठीक है, तो यहाँ पर v की पावर होगी -2, तो हमको ये आंसर मिला। अब देखते हैं यहाँ पर हमको आंसर में कहीं दिया है, हाँ यस, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो एक और एग्जाम्पल उसी टाइप की है, ये 2015 नीट का क्वेश्चन है, तो आपको ये खुद से सॉल्व करना है, और अगर ये सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसको नेक्स्ट उसमें सॉल्व जरूर करेंगे। ओके, तो बढ़िए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे बार बार, तो उससे आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, और आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हो, लेकिन हकीकत में आपने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करना ही दरअसल आपको कॉन्फिडेंस देता है एग्जाम की तैयारी के लिए, JEE और नीट के लिए। तो बढ़िए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो एग्जाम्पल है कि उसी की बेस पर ही एग्जाम्पल है, आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, NCERT एग्जाम्पलर में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आप खुद से इसको सॉल्व कर लें, और अगर प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जो प्रॉब्लम आपको देते हैं अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में उसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों, एक अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दी है, और चलिए देखते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं, हमको पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमको बोला कि इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज। ओके, तो एक क्रिटिकल वेलोसिटी है लिक्विड की, और हमको दिया है कि उसको एक्सप्रेस किया है यहाँ पर η/x, ρ/y और r/z। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये हमको पता है, यहाँ पर ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यहाँ पर ये डेंसिटी हमको दिया, और ये रेडियस है। तो ये तीन क्वांटिटीज पर क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन में लिखे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि x, y, z की जो वैल्यूज है वो क्या है, तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, डायमेंशंस ऑफ VC, तो इसका डायमेंशन वेलोसिटी कोई भी उसका डायमेंशन हम जानते हैं L(T⁻⁻1), ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके जो डायमेंशन है, आप अगर इसको फाइंड आउट करने जाएंगे या फिर आप इसको सर्च कर लो तो आपको मिलेंगे mL⁻⁻1 T⁻⁻1। तो मैंने आपको बताया वो कि ये क्वांटिटीज अभी आपको शायद नहीं समझ में आया, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपको समझ में आएंगे, और इसका मैंने आपको फॉर्मल मेथड भी बता दिया कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये डेंसिटी, डायमेंशंस ऑफ रो, तो डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम L(T⁻⁻3), यही होता है ना, ठीक है। और रेडियस का जो डायमेंशन होता है R, इसका डायमेंशन हम लेते हैं L, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जो डायमेंशन हमने निकाले हैं ये डायमेंशन को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन हमको दिया है क्रिटिकल वेलोसिटी का L(T⁻⁻1), ठीक है, m⁻0 इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन हमने निकाला है ईटा, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का mL⁻⁻1 T⁻⁻1। अब इसका जो डायमेंशन हमको दिया है पावर या फिर x दिया हमको यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखेंगे ये डेंसिटी का हमको दिया है mL⁻²। इसका जो डायमेंशन हमको दिया है वो है y, और यहाँ पर हमको रेडियस दिया है, तो इसका डायमेंशन हमने निकाला है L, और इसकी पावर है z, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसकी पावर को हम कंपेयर करते हैं। तो पहले बेसिस जो सेम है उनकी पावर को ऐड कर दो, m⁻x है और प्लस y, ठीक है, L⁻x है और ये हो जाएगा -3y, और यहाँ पर प्लस z। अब t⁻, यहाँ पर आप देखेंगे -x है और बस -x, ठीक है। तो अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने जाएंगे हम तो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इजीली हमको मिल रही वैल्यू उसको हम देखते जाते हैं। तो यहाँ पर t और t, इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको देखते जाइए।
एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, इनकी पावर को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू 1 मुझे मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। ये किसके डायमेंशन है, यहाँ पर हम मास के डायमेंशन को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरी जो इक्वेशन दी है -x माइनस 3y प्लस z, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 के। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो -x हमको मिला यहाँ पर 1, ठीक है, -3y और -1, y की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा +3 मल्टीप्लाई होकर प्लस z इज इक्वल टू 1। अब ये एक में से तीन में से एक गया तो 2 बचेगा, प्लस z इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 2 प्लस z इज इक्वल टू 1 है तो z इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस 2, इसका मतलब -1 मिलने वाला है। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा है जो, यस ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। तो दोस्तों बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया है। पूछा जा रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू मैंने लिखा है शॉर्ट में आर गिवन बाय m की पावर a l की पावर b t की पावर c देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो यहाँ पर हमको दे दिया है a b और c इनके डायमेंशन पावर दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इसके अंदर इन पावर को पुट करेंगे तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसको जस्टिफाई करेगी। ठीक है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमको जस्टिफाई करके देंगे, इसके हिसाब से हमको बतानी करेक्ट आंसर क्या है। तो आप जितना भी फाइंड आउट कर लेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रेशर ही ऐसी क्वांटिटी जो इसको जस्टिफाई कर पा रहा है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। ओके, तो अब आप इसके लिखेंगे यहाँ पर m l t की पावर -2, इसके डायमेंशन हमने लिखे, एरिया का डायमेंशन होता है l²। तो फाइनली आपको मिलेगा m l रेस टू -2 t रेस टू l रेस टू -1 t रेस टू -2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a की पावर a इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है, b इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है और c इज इक्वल्स टू -2 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको ये क्वांटिटी वैलिड लगती है, बाकी दूसरी सारी क्वांटिटीज के आप वैल्यू पुट करो तो आपको वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब जैसे वेलोसिटी के अंदर आप देख लिए a इज इक्वल्स टू 1 होगा तो यहाँ पर मास आती है कि वेलोसिटी के अंदर मास क्वांटिटी आती है क्या। आप देखोगे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर मास का कहीं लेना देना है, तो ऐसी सारी क्वांटिटीज के अंदर आप देखिए तो उसको जस्टिफाई नहीं करेगी। यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स 2019 जेई मेंस के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जो फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जो हमको दी है ये इसमें से हमको बताना है कि, तो दोस्तों यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हमको बताना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है कि जो दो क्वांटिटीज है वो हमको दी है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R ये बराबर हो गया किसके, ये बराबर हो गया ε0 जो कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है और μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ε0 और इसकी पावर, इसका रिलेशन हमको मालूम नहीं तो अल्फा दे देते हैं और इसका रिलेशन हमको नहीं मालूम है तो ये हो जाएगा μ0, इसका रिलेशन हो गया बीटा। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमको मालूम है, इसका फाइंड आउट आप कर सकते हैं या फिर जब भी टॉपिक आएंगे जब आपको अच्छे से और समझ में आएगा, अभी मैं समझाने जाऊँगा तो और टाइम इसमें चला जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये μ0 है, इसका डायमेंशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट, तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमको दिया है ε0। ओके, तो ये परमिटिविटी ऑफ एक वैक्यूम का और ये परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम का डायमेंशन हमको दिया है। अब देखो यहाँ पर इनके हम इनको कंपेयर करते हैं, इनके डायमेंशंस को m⁻1 l² t⁻³ a⁻²। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये a आपके करंट के लिए। ठीक है, कोई a लिखता है, कोई q भी लिखता है, आपकी मर्जी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो m की पावर यहाँ पर -α है और यहाँ पर प्लस बीटा है, तो ये हो जाएगा -α प्लस बीटा। ठीक है, l की पावर यहाँ पर हम देखेंगे -3α है और यहाँ पर प्लस बीटा। t की पावर हम यहाँ पर देखेंगे 4α और यहाँ पर है -2 बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर a को हम देखेंगे तो a की वैल्यू हमको दी है 2
अल्फा माइनस 2 बीटा। अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसकी इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी पावर को कंपेयर करते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये, ठीक, ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एल के हम बेसिस सेम है, तो यहाँ पर इनके पावर को कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये टी की पावर यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर 4 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू -3। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ए की जो पावर है वो दी हुई है -2, और यहाँ पर दिए 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व जब हम करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, बीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा। ओके, तो यहां पर बीटा को वही रहने दें और अल्फा को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीटा की वैल्यू हम अल्फा के इसमें पुट कर दें, -3 अल्फा प्लस, ये देखो बीटा क्या दिया हुआ है 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2, -3 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये बचेगा -2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 बचेगा, 2 माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -1/2, ये वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पर देखिए बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमको क्या मिली -1/2 मिली, तो ये हो जाएगा -1/2। अब एक में से आधा गया तो क्या बचने वाला है, बीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 में r इज इक्वल्स टू, देखिए एप्सिलॉन 0, अब इसकी वैल्यू हमको मिली, अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमको -1/2। अब यहाँ पर हम देखते हैं म्यू 0, बीटा इसकी पावर, इसकी वैल्यू क्या मिली हमको 1/2। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू, अब देखो म्यू 0 यहाँ पर पॉजिटिव 1/2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू। अब ये -1/2 है, तो ये नीचे जाएगा रूट में एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर कोई रिलेशन हमको दिया है क्या ऐसा क्वेश्चन में, म्यू 0 एप्सिलॉन 0? यस, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से एक टाइप के एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल 2019 मेन की है, और इसी टाइप की एग्जाम्पल मैंने अभी आपको करा चुका हूँ, तो आप बिल्कुल उसी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करें। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है इस सरफेस टेंशन मोमेंट ऑफ सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड प्लैंक कांस्टेंट H वेयर टू बी टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम वुड बी। तो यहाँ पर ये 3 क्वांटिटीज हमको दिए है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसकी बेस पर हमको निकालना है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर रिलेशन दिया है, जो एग्जाम्पल हमने अभी तक सॉल्व किया, आप उसी के इस्तेमाल करते हुए आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको खुद करना है। अगर प्रॉब्लम जाएंगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इन फॉर्म ऑफ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट एंड C स्पीड ऑफ लाइट, द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं कि हमारा जो अगर 3 क्वांटिटीज हमने लिए और हमारा टाइम पीरियड जो तो इन पर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंस किस टाइप का होगा। ये 2019 मेन जेई मेन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड T है ये प्रोपोर्शनल है, किस किस को बता रहा है वहाँ पर, यहाँ पर हमको बता रहा है G, उसके बाद कह रहा है H और उसके बाद C। तो आप कुछ भी यहाँ पर इसको पावर में हम नाम देते हैं XYZ या फिर ABC, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे A, इसकी पावर B और इसकी पावर C। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इनकी जो डायमेंशन है वो हमको पता है, तो हम इनके डायमेंशन पुट कर देते हैं। यहाँ पर इसका डायमेंशन हो जाएगा m⁻⁴ l⁻⁴ t की पावर 1। टाइम का डायमेंशन t होता है यहाँ पर, लेकिन हम m की पावर 0 l की पावर 0 कंपेयर करने के लिए आसानी हो इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम जानते हैं और वो है m।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, इनके डायमेंशन मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट ने नहीं देखे वो जाके चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये डायमेंशन हमने लिख लिए। अब इनके डायमेंशन को हम m⁻0 l⁻0 t इज इक्वल टू, जो बेसेस सेम है उनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर m की पावर यहाँ पर है -a, यहाँ पर है +c, ठीक है। अब यहाँ पर l की पावर है 3a और यहाँ पर है +2c, सॉरी ये b है, यहाँ पर b है, सॉरी b, ठीक है, b है इसकी पावर प्लैंक कांस्टेंट की। और यहाँ पर इसकी पावर है, ये देखिए यहाँ पर इसकी पावर है c, ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पर t की पावर हम देखेंगे तो t की पावर -2a, यहाँ पर हम देखेंगे -b और यह है -c। अब इसको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करेंगे अगर हम इनके डायमेंशन को, तो ये हो जाएगा -a + b, यहाँ पर हो जाएगा बराबर 0 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि b = a या फिर a = b, ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे l, यहाँ पर हमको दिया है इसकी पावर 3a + 2b + c = 0। ओके, अब इधर आ जाइए, यहाँ पर हमको दिया है -2a -b -c = ये टाइम का जो यहाँ पर डायमेंशन है वो है 1, तो ये बराबर है 1 के। तो अब इनको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड पसंद है तो मैं उसके थ्रू ही ज़्यादातर एग्जांपल करता हूँ। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे 3a प्लस, अब ये देखो यहाँ पर b = a है तो ये हो जाएगा 2a + c = 0। अब गौर से देखो 2a + 3a, ये हो जाएगा 5a + c = 0। अब c = -5a, ये वैल्यू हमको मिल गई c की। यहाँ पर b की वैल्यू a के बराबर थी। अब इधर आ जाइए, ये हो जाएगा -2a। अब b की वैल्यू हमको, यहाँ पर b की वैल्यू हमको a दी है तो ये हो जाएगा -a। अब c = -5a है, c = -5a है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे +5a = 1। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा -3a + 5a = 1। ओके, तो यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास 2a = 1, तो a = 1/2। तो a की वैल्यू हमको मिल गई, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए c = ओके, तो यहाँ पर c = -5a है, तो 5a की वैल्यू हम यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर 1/2 डालेंगे, तो ये हो जाएगा -5/2। ओके, अब b = a है तो b की वैल्यू हो जाएंगी 1/2। तो ये हमको तीनों वैल्यूज मिल गई। तो तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन को पुट करेंगे, t = अब ये देखिए g यहाँ पर हमको दिया है, g की पावर a है और a की वैल्यू है 1/2 इनटू प्लैंक कांस्टेंट की पावर है b और b की वैल्यू हमको दी है 1/2, ठीक है। अब c यहाँ पर है, स्पीड ऑफ लाइट की पावर है c और इसकी पावर हमको दी है -5/2। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो t = ये g की पावर 1/2 बोले तो √g हो जाएगा, b की पावर 1/2 बोले तो √g हो जाएगा। अब c की पावर -5/2 है, तो देखो इसको -5/2 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, c = -5 × 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 यहाँ पर आप इसको कट करके √ लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर है -5। अब गौर से देखिए t = √g × h। अब ये माइनस इसकी पावर है तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में जाएगा और रूट में तो रहने वाला है, तो c⁵. क्या कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पर हमको मिल रहा है? देखो गौर से, g × h c⁵. यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये सारी एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको इस टॉपिक के थ्रू कराई है। इस टॉपिक में इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं, मतलब यही टाइप के आपको मिलेंगे। और आपने जेई और नीट के कुछ एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल भी आपने देखे हैं। एडवांस में भी यही एग्जांपल होती है, बस आपको मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं। मतलब एक टाइप डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा कंप्लीट कर लिए है। बहुत ईजी ये टॉपिक है,
लेकिन स्टूडेंट अक्सर इसको कवर नहीं कर पाते, कई बार वो इजी समझकर इसको छोड़ भी देते हैं। और तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, बल्कि इसको सॉल्व करना है। एक एक मार्क्स बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।